हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों के बाद मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और एक जो हमारा चैप्टर बचा हुआ था, पेंडिंग था, बजटरी कंट्रोल। तो डायरेक्टली बात करते हैं चैप्टर के ऊपर। तो बजटरी कंट्रोल में बेसिकली हमें तीन चीज़ें कवर करनी है: फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट एंड प्रोडक्शन बजट। तो जो हम शुरुआत करेंगे इसी ऑर्डर में शुरुआत करेंगे। पहले हम फ्लेक्सिबल बजट सीखेंगे। फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, कैश बजट क्या है, कैश बजट की क्या खूबियां हैं। और अच्छी बात यह है कि यार इनमें से ना कैश बजट जो है ये आपके रियल लाइफ के अंदर भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो कैश बजट सीखने के बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी कैश बजट का इस्तेमाल कर पाएंगे। और फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन बजट सीखेंगे। तो तीनों को इसी ऑर्डर में ख़त्म करेंगे। तो पहले मैं आपके लिए डायरेक्टली बिना थ्योरेटिकल ज्ञान दिए हुए आपके लिए क्वेश्चन लगाता हूँ फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर। और फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें अपने आप अंडरस्टैंड होने लगेगा कि व्हाट इज़ द फ्लेक्सिबल बजट एंड इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और इसकी मतलब इसको हम क्यों बनाते हैं। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन करते करते ही जो है मैं बताता चलूँगा। ठीक, तो डायरेक्टली क्वेश्चन लगाता हूँ फ्लेक्सिबल बजट पर। फिर उसके बाद हम अगली वीडियो जो बनाएंगे वो कैश बजट पर और फिर प्रोडक्शन बजट पर। तो 4-5 क्वेश्चन फ्लेक्सिबल बजट के हैं जो इसी वीडियो में मैं सारे कवर करवा दूंगा। 2-3 क्वेश्चन कैश बजट के ऊपर होंगे और मुश्किल से 2 क्वेश्चन प्रोडक्शन बजट के ऊपर होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन से। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन लगा दिया है। हालांकि एक एग्जाम्पल है लेकिन हम इसी को करने वाले हैं। और मेरे पास जो बुक है ये आपकी 8th एडिशन वाली कॉस्ट अकाउंटिंग की मित्तल एंड महेश्वरी की बुक है। तो इसी के थ्रू हम जो है अपने क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसा है। द मेन थिंग इज कि क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उसके बाद आप किसी भी प्रेजेंटेशन से उस क्वेश्चन को जो है क्लियर कर सकते हो। देखो यार, हम लोगों में कई सारी प्रॉब्लम आती है प्रेजेंटेशन को लेकर। कई सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, ये लाइन यहाँ पे खींचनी है, ये लाइन ऊपर करनी है, नीचे करनी है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से वो उलझे रहते हैं। तो यार आप ना जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो और तो ना यूँ फील करो कि आप एक सीनियर स्टूडेंट हो, ठीक है, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपके हाथ में है। इस क्वेश्चन को आप 10 बुक के अंदर देखोगे तो 10 बुक में आपको अलग अलग प्रेजेंटेशन दिख सकती है। तो फिर हम क्या अपने आप को चेंज करते रहेंगे? नहीं, हमें उनमें से एक जो हमें अच्छा लगे, जो हमें प्रेजेंटेशन सुटेबल लगे, उसको पकड़ो और उसको फॉलो करो। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है अ डिपार्टमेंट ऑफ AXY कंपनी अटेन्स सेल्स 6 लाख रुपीज एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी। सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली गई है। कहता है कि जो कंपनी है, जो भी कंपनी है AXY, ये 6 लाख रुपए की सेल कर देते हैं अगर ये कौन अपनी नॉर्मल कैपेसिटी पर काम करते हैं, 80% की कैपेसिटी पर काम करते हैं। ये इसका मतलब है। मतलब अगर ये कंपनी 80% कैपेसिटी पर काम करती है, मतलब फुल 100% पे नहीं कर रही, थोड़ा सा कम कैपेसिटी पर, थोड़ा सा आलगस की फॉर्म में काम कर रही है, आलसी होकर काम कर रही है, 80% की कैपेसिटी पर काम कर रही है, तो ये सेल अचीव कर लेते हैं, 6 लाख रुपए की सेल कर देते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे वो 1 साल हो या जो भी हो। ठीक है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 80% की अपनी कैपेसिटी के साथ काम करें तो 6 लाख रुपए की सेल अचीव कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर ये 100% की कैपेसिटी पे काम करते तो इनकी क्या सेल ये अचीव कर लेते? ठीक, अगर ये 50% की कैपेसिटी पे काम करते तो ये क्या सेल अचीव कर लेते? ठीक, अगर ये 150% की कैपेसिटी पे काम करते, मतलब दिन दुगनी रात चौगनी वाला हिसाब जो कहावत है, उसके हिसाब से दिनों रात मेहनत करके 150% की कैपेसिटी पे काम करते तो ये कितनी सेल अचीव कर लेते? ठीक, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो आपको मुझे इसके जवाब देने हैं। अगर आपने 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ी है तो 110% आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो बताओ कितना करना है, क्या होगा इसका आंसर। मैं एक बार कैलकुलेटर ले लूँ यार, 1 मिनट बस। चलिए बताइए। देखिए, मैं सबका ध्यान रखूंगा, जिसको मैथ से डर लगता है उसका भी मैं ध्यान रखूंगा, डू नॉट वरी। तो भाई ये बोलता है कि 80% कैपेसिटी पर 6 लाख की सेल होती है, मतलब जो 6 लाख की सेल है वो 80% पर है। तो अगर मैं इस 6 लाख को 80% से डिवाइड मारूंगा तो मुझे 1% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यानी 1% पर कितनी सेल होती है वो पता लग जाएगा। लेकिन मुझे कितने परसेंट की सेल पता करनी है?
100% की। अगर मुझे 50 की पता करनी है 50% पे कितनी सेल हो जाएगी तो मैं मल्टीप्लाई 50 से कर दूंगा। 150 की पता करनी है तो मैं 150 से मल्टीप्लाई करके 150% कैपेसिटी की जो है सेल पता कर लूँगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाई 80%, 6 लाख डिवाइडेड बाई 80% एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, जो भी है 7.5 लाख समथिंग यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैंने 100% पे काम किया तो मेरी सेल कितनी हो जाएगी, 7.5 लाख की। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ हम एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि देखो सेल का मतलब क्या होता है, जो हमारे खर्चे होते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। ठीक, प्रॉफिट हम एक जैसा ही रखेंगे, चाहे हम अपनी कैपेसिटी कितनी भी बढ़ा लें, प्रॉफिट हम चेंज नहीं कर रहे। अगर हम चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट बेचना है हमें और वो 20% प्रॉफिट पर बेचना है तो वो हमने बिल्कुल क्या रखा है, सेम रखा हुआ है। दूसरी हम एजम्पशन ये लेकर चल रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो भी क्या रहेगी, उसमें कोई इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आने वाला, कोई चीज़ महंगी नहीं होने वाली। जहाँ से हम रॉ मटेरियल लेते हैं 5 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो वो आज भी हमें 5 रुपये के हिसाब से ही मिल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। बात सिंपल है। मान लो हमने जो जहाँ माल बनाते हैं, जहाँ ये फैक्ट्री है, वहाँ का जो मकान मालिक है वो हमसे जो बिजली का बिल लेता है वो 8 रुपये पर यूनिट लेता है, तो 8 ही रुपये अभी भी है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक, मतलब महंगाई जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये मानते हुए अगर हम चलें कि भाई 80% की कैपेसिटी पे 6 लाख की सेल हुई है तो 100% पे 7.5 लाख, तो 50% पे कितना हो जाएगा, दोबारा वही कर सकते हो, 6 लाख डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 50। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आपको जब ये वाला रिलेशन पता लग गया तो इस रिलेशन से यहाँ पे जंप कर सकते हो। आपको ये रिलेशन पता था, आपने इससे 100% निकाल लिया, आप इस 50% को कैसे निकाल सकते हो, 80 वाले रिलेशन से भी और 100 से भी। देखो जरा ट्राई मार के देखो, दोनों से ट्राई मार के देखो। मैं 100 से ट्राई मार लेता हूँ, और यहाँ पे तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो यार, 100% जब 7.5 लाख के बराबर है तो 100 का आधा 50, तो 7.5 लाख का आधा कितना होता है, ये होता है करीबन करीबन 3.5 लाख, 3,75,000। क्या मैंने सही करा है, कमेंट्स कर देना गलत कराओ तो। 150% में कितनी सेल हो जाएगी, जब 100 में 50 में हो रही है 3.5, 100 में हो रही है 7.5, तो दोनों को टोटल करके बता दो। ये हो जाएगा आपका 50, 10, 11,25,000, इतने की सेल हो जाएगी। अगर आप कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम करते हो, 150% कैपेसिटी पे काम करते हो। सिंपल। अगर मुझ पे शक हो रहा है तो एक बार करके भी देख लेते हैं, इस वाले रिलेशन को देखते हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाई 80% मल्टीप्लाई 150 का मुझे पता करना है। कैलकुलेटर करो जरा एक बार, 6 लाख डिवाइडेड बाई 80% इंटू 100%, तो ये आया, ओहो, 6 लाख डिवाइडेड बाई 80% मल्टीप्लाई 150, तो 11,25,000, बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सही था। ठीक, तो ये चीज़ आपने सीखी, यहाँ से मुझे ये यकीन हो गया। आगे चलते हैं। देखो यार यहाँ पे ना कुछ खर्चे दिए हुए हैं, बोलता है इट्स एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो, कुछ खर्चे दिए हुए हैं। अब खर्चे कैसे हैं, हमने काफ़ी सारी कॉस्ट अकाउंटिंग पे वीडियो बनाई और वहाँ पे हमने खर्चों को कई अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया था। हालांकि 6 तरीके से कैटेगराइज किया था। जब आपने कॉस्ट शीट देखी होगी तो वहाँ पे हमने खर्चों को कैसे, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट रॉ मटेरियल है ना, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चे, फिर फैक्ट्री के खर्चे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ऐसे ही तो देखे थे। सेम यहाँ पे भी आपके खर्चे जो हैं वही है। देखो यहाँ पे कुछ खर्चे लगा रखे हैं, यहाँ पे और खर्चे लगा रखे हैं, लेकिन इस खर्चों की ना हेडिंग दे रखी है आपको सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट दी हुई है, यहाँ पे वो नाम लिखना भूल गए, थोड़ी बुक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लिखना चाहिए या फिर ऑफिस कॉस्ट लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ खर्चे हैं, ये कुछ खर्चे हैं, ये कुछ खर्चे हैं। जितने भी ये सारे खर्चे हैं ये 80% की कैपेसिटी पर है। मतलब अगर आप 80% पर काम करती है ये कंपनी तो इनके खर्चे कुछ ये दिए हुए हैं। ठीक, जरा देखें एक आधे खर्चे को। कहता है ऑफिस की जो सैलरी है वो कितनी है, 90,000। जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं, 2% ऑफ सेल। अब देखो यहाँ पे दो नेचर हैं खर्चों के भी। ये जो खर्चा है 90,000 ये फिक्स्ड नेचर का है, ये जो खर्चा है ये एक वेरिएबल नेचर का है। मतलब जितनी सेल है उसका 2% आपका जनरल एक्सपेंस लगना ही लगना है। डिप्रिशिएशन कितना लग रहा है, 750। रेंट एंड रेट्स कितना है, 8750। नीचे आए हैं जरा, सैलरी, जो सेलिंग कॉस्ट के अंदर सैलरी है 8% ऑफ सेल, ये एक वेरिएबल है। समझ पा रहे हैं? तो आपको ये तो दिख रहा है कि कौन वेरिएबल है कौन फिक्स्ड है। जैसे ये फिक्स था, ये फिक्स था। ठीक, तो कौन सा खर्चा फिक्स्ड नेचर का है, फिक्स्ड कॉस्ट कौन है, वेरिएबल कॉस्ट कौन है, ये आपको यहाँ पे आराम से क्या पता लग पा रहा है। ये देखो, ये देखो, सिंपल है। अब एक चीज़ याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर मैं दो बातें बोलूँगा कि जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमेशा सेम रहती है। आप कितने भी आउटपुट, कितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो, मतलब आप मान लो अभी 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो,
80% कैपेसिटी पे मान लो आप 800 यूनिट बनाते हो, जब आप इतनी परसेंट कैपेसिटी पे काम करते हो तो मान लो आप 800 यूनिट्स बनाते हो, तो जब आप 100% कैपेसिटी पे काम करोगे तो आप 1000 यूनिट बनाने के लायक हो जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है ये 90,000 जो है इनका, ये जो कॉस्ट है कौन सा है, ऑफिस की सैलरी है। तो ये 90,000 इस टाइम भी 90,000 रहेगी और इस दौरान भी ये 90,000 रहेगी, यानी फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कितना भी प्रोडक्शन करो। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए आप कोचिंग देते हैं, ट्यूशन्स देते हैं और आपने एक रूम लिया हुआ है, अब वहाँ पे एक बच्चे को पढ़ाएं या 10 बच्चे को पढ़ाएं, रूम का रेंट सेम ही रहने वाला है। अगर आपने 5,000 या 10,000 के रूम का रेंट देते हैं आप, तो एक बच्चे को पढ़ाएंगे तब भी आपको वहाँ के ऑनर को 10,000 या 5,000 रुपये का जो रेंट आपका है फिक्स, वो देना पड़ेगा। आप वहाँ 10 बच्चे को पढ़ाएं तब भी वो देना पड़ेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि फ़िक्स कॉस्ट एक समय पे बढ़ भी जाती है जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, वो हम वहाँ नहीं जा रहे। ठीक है, तो जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक, बट जनरली आप के जो आउटपुट है, आपने 800 यूनिट्स बनाई, आपने 1000 यूनिट्स बनाई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी, आप कितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिंपल। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट होती जाएगी, वो आपके प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगी, सिंपल। आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है वेरिएबल कॉस्ट भी क्या करेगी, मूव करेगी, नाचेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, मैंने थोड़ी बुक भी गंदी कर दी है, सॉरी फॉर दैट। बोलता है ड्राइंग अप फ्लेक्सिबल बजट। अब देखना मैंने क्या बोला, ड्राइंग अप फ्लेक्सिबल बजट, लेकिन उसने दूसरे तरीके से बोला है, ड्राइंग अप फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉमा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबल बजट बना रहा है इन तीनों खर्चों के, यानी ये जो तीन खर्चे, तीन कैटेगरी के जो खर्चे थे, इनको ये कौन सी कैपेसिटी पर है, 80% की कैपेसिटी पर है, और इसने किस पे मांगा है, ऑपरेटिंग एट 90, 100 एंड 110%। ठीक है, तो 80% की कैपेसिटी के खर्चे ये रहे, और ये 90% की कैपेसिटी के खर्चे मांग रहा है हमसे, उनका बजट मांग रहा है 100% पर और 110% पर। तो ये फ्लेक्सिबल बजट है, यानी ये हमसे जानना चाह रहा है कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं अपनी दूसरी कैपेसिटी पर, तो आपके जो खर्चे हैं, ये जो इनका टोटल जो भी आएगा, अभी तो ये खैर ये भी वेरिएबल है, अगर हम इनका टोटल कर लें सबका, भाई सेल कितनी है 6 लाख, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2% 6 लाख का, ऐसे सारे अगर हम टोटल कर लें तो 90% पे कितना टोटल आएगा, 100% पे कितना टोटल आएगा एंड 110 पे कितना टोटल आएगा, ये हमें बताना है। सीधा मैं इसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ फटाफट से। वीडियो लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है यार, सीखना इज इंपॉर्टेंट। ठीक, चलते हैं आगे सॉल्यूशन पर। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर दिया है। देखो, अगर मैं बात करूँ बुक की, तो यार मैंने फिर कहा है आप अपने आप को प्लीज़ 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 सीनियर स्टूडेंट ही समझें, थोड़ा सा अपने आप से हेर फेर कर दिया करो फॉर्मेट के अंदर, वो मैटर नहीं करता। अब सारा ही डिपेंडेंट बनने की कोशिश मत करो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है, पहले कंपनी का नाम लिखा है, फ्लेक्सिबल बजट बना रहा है, ठीक है, इतना ठीक है, और यहाँ पे 3 कैपेसिटी दे रखी है इसने, 90% का निकालना है हमें, 100 का निकालना है और 110 का निकालना है। यहाँ इसने सारे खर्चे लिखे हुए हैं। देखो मैंने इसमें थोड़ा सा क्या एडिट करा है अपने हिसाब से। मैंने क्या लिखा, लेवल ऑफ कैपेसिटी, पहले मैंने 80% का भी लिख दिया, मतलब 80% में क्या क्या खर्चे आएंगे मैं वो लिखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको 80% के खर्चे डायरेक्टली पूरे पूरे दिए नहीं थे, वो तो घुमा फिरा के दिए हुए थे ना, 90,000, 2% ऑफ सेल, नहीं पता कितना, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने अपनी हेल्प के लिए 80% के भी खर्चे लिख लिए, 90 के मैं निकालूंगा, 100% के मैं निकालूंगा खर्चे, और 110 के भी मैं निकालूंगा। साथ में मैं सेल भी लिख देता हूँ। ये तो मुझे गिवन था कि 80% कैपेसिटी पे काम करूंगा तो 6 लाख की सेल मैं अचीव करता हूँ। तो मुझे बताओ 90% पे अगर मैं अपनी प्रोडक्शन को शिफ्ट कर दूँ, भाई कंपनी जो मैनेजमेंट है वो ये जानना चाह रहा है कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन को 90% पे, कैपेसिटी को 90% पे शिफ्ट कर दें तो हम कितनी सेल अचीव कर पाएंगे। तो कैसे करोगे आप इसे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 80%। अब देखो परसेंट वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप परसेंट से डिवाइड करोगे, परसेंट से इंटू करोगे, तो डिवाइड 80 करो और इंटू 90 करो, सिंपल। तो आपके पास 6,75,000 की सेल अचीव हो जाएगी, बशर्ते कि महंगाई नाम की जो चीज़ है वो शांत बैठी हुई है। ठीक है, अगर 100 पे काम करोगे तो देखो इससे जंप ले लो या फिर इससे जंप ले लो, 675 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कर लो, या फिर 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 कर लो। देखो करके देखो ना, सेम आएगा दोनों से। तो मैं 6 लाख से कर लेता हूँ या 6,75,000 से कर लेता हूँ। 6,75,000 डिवाइडेड बाय 90 करूँगा, क्योंकि ये जो सेल है ये 90% कैपेसिटी पर है।
डिवाइडेड बाय 90 एंड मल्टीप्लाई 100 का पता करना है। तो 100% की कैपेसिटी पे 7.5 लाख की सेल मैं अचीव कर लूँगा। 7.5 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही 110 का पता कर लेता हूँ। किसी से भी जंप कर सकते हो, इससे जंप कर लो, इससे जंप कर लो, इससे जंप कर लो। मैं 6 लाख से कर लेता हूँ। 6 लाख डिवाइडेड बाय 80% इंटू 110%, तो ये 8,25,000 की सेल मैं अचीव कर लूँगा। ठीक, क्यों मैंने ये सेल निकाली अभी आपको पता लग जाएगा। अब फटाफट से मैंने एक पहले खर्चे की हेडिंग ले ली, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, क्योंकि मेरे को सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट दी हुई है। ऑफिस सैलरी, जनरल एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन, रेंट एंड रेट्स। तो मैं एक खर्चा ले लेता हूँ, ऑफिस सैलरी। ठीक है, अब ऑफिस सैलरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 90,000। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कितना भी प्रोडक्शन करो, आपको 90,000 ये सैलरी देनी ही देनी है हर प्रोडक्शन पर, हर कैपेसिटी पर। आप चाहे इतने मतलब इतनी यूनिट्स बनाओ, चाहे 90% जितनी भी यूनिट्स बन रही होंगी इतनी यूनिट्स बनाओ, चाहे इतनी यूनिट्स बनाओ, चाहे इतनी यूनिट्स बनाओ, आपको ये जो खर्चा है ये 90,000 ही लगने वाला है। दैट मीन्स ये एक तरीके का फिक्स्ड कॉस्ट है। सही है। अब देखो बुक के अंदर देखोगे तो आपने यहाँ पे इन्होंने एक बेसिस नाम से कॉलम बना रखा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बेसिस नाम से कि भाई ये फिक्स्ड है। यहाँ पे लिख सकते थे वेरिएबल है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, या फिर ये वैल्यू कैसे आ रही है ऐसे भी आप दिखा सकते हो, 8% ऑफ दिस। लेकिन मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फिक्स्ड ऐसे करके, दूसरे में लिख दूंगा वेरिएबल। जो वेरिएबल होगा उसमें वेरिएबल, जो फिक्स्ड होगा वो फिक्स्ड। ठीक, और नीचे आंसर के नीचे या फिर यहाँ पे ही मैं लिख सकता हूँ कि एफ जो है इक्वल्स टू क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, वी इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा किया जा सकता है। ठीक, तो मैं आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आपको पता है कि अच्छा अच्छा ऐसा कुछ होता है, तो एग्जैक्ट नहीं तो यार कम से कम अपने हिसाब से कुछ तो कर पाओगे। तो ऐसा आपको आना चाहिए। ये इसे बोलते हैं सीखना, इसे बोलते हैं रटना नहीं, इसे बोलते हैं सीखना। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अच्छा, दूसरा खर्चा, दूसरा है जनरल एक्सपेंस। एक और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस कितना है यहाँ पे, 2% ऑफ सेल। तो भाई 80% के लिए 2% ऑफ सेल दिस, 2% ऑफ दिस, 2% ऑफ दिस, 2% ऑफ दिस। इसीलिए मैंने ये सारी सेल जो है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट कर दी थी। तो 6 लाख का 2%। आप चाहे तो यहाँ पे वो वेरिएबिलिटी दिखा भी सकते थे कि ये कैसे ला रहे हो, 2% ऑफ सेल भी लिख सकते थे। ठीक, मैं कह रहा हूँ ना बुक की प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, इसका भी देख लो यहाँ पे कैसे कर रखा है इन्होंने ये। तो मैं थोड़ा सा अलग जानबूझ के कर रहा हूँ आपके लिए। दोनों सही है, ये भी सही है वो भी सही है, टेंशन ना लेना। तो 6 लाख का 2% कितना होता है, 6 दूनी 12,000 रुपये होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 12,000। ठीक, ऐसे ही आप इसका निकालोगे, 6,75,000 का 2%। पूरा नहीं करूँगा, बाकी आप ही करोगे अभी। 6 लाख का 2%, 13,500, 13,500। यहाँ पे इसका 2% निकालो, कितना आएगा, 15,000। और इसका 2% निकालो, 16,500। ठीक है, ऐसी तीसरा खर्चा देख लेते हैं। तीसरा खर्चा है डेप्रिसिएशन, जो कि फिक्स्ड है, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5। अगला खर्चा क्या है, रेंट एंड रेट्स, 8,750, 8,750, 8,750 चारों आ जाएंगे। और आपको एक काम और करना है, क्योंकि इसने क्या बोला था, फ्लेक्सिबल बजट बनाओ एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे का, सेलिंग खर्चे का, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे का। तो आपने इनके साथ साथ टोटल कर देना। जैसे कि अभी 2 खर्चे रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करें, टोटल कर लो। किसका टोटल कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे का टोटल कर लो। तो आप यहाँ लिख सकते हो टोटल। यार मैं शॉर्ट जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बता देना, मैं गलत तो नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है आप बड़े स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाएंगे। जो भी टोटल आएगा, जो भी टोटल आएगा, जो भी टोटल आएगा, जो भी टोटल आएगा। सेम अगले खर्चे थे सेलिंग के, सेलिंग कॉस्ट। ठीक, और उसके अंदर भी जितने भी आपके खर्चे आ रहे हैं वो फिर दोबारा टोटल कर लेंगे आप। कुछ नया नहीं है यार, वही है। देखो सैलरी कितना है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, सारा वेरिएबल है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके पास बुक है तो वहाँ से देखो। सेम डिस्ट्रीब्यूशन का भी ऐसे टोटल कर लेना। फिर बाद में जो तीनों का टोटल आया, दिस का टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, तीनों का लास्ट फाइनल टोटल बना लेना। थोड़ा यहाँ से आपको गाइड कर देता हूँ। तो ये सेल देखो नीचे खिसक गया है, गलत है, थोड़ा सा इसे ऊपर दिखाना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा नीचे खिसक गया है। ठीक, अबाउट दिस, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की हेडिंग, सारे खर्चे, टोटल आ गया दिस। फिर सेलिंग कॉस्ट अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चल रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बाद अगर हम बैक साइड चलें, यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गया। एंड देन फिर क्या आ गया, टोटल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, दिस प्लस दिस प्लस दिस। प्लीज़ यार मुझे ये बता देना, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, कि मैंने जो ये शॉर्ट करके आपको समझाया है ये ठीक था या बेकार था।
अगर बेकार था तो फिर मैं बच्चों जैसा बताना शुरू कर दूंगा अगली वीडियो से, और अगर ठीक था तो मेरे ख्याल से फिर ठीक था। ठीक है, तो बताओ, वीडियो को लाइक भी कर दो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अभी और क्वेश्चन करने हैं हमें। डन। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। कोई भी डाउट्स आ रहा है ना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं साथ साथ ऑन द स्पॉट ऐसे ऐसे करके बताऊंगा। ठीक, तो ये रहा आपके लिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यार समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी होगा। हालांकि वो पहले क्वेश्चन में भी मैं डिस्कस हल्का फुल्का कर चुका हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लगाया हुआ है, देखते हैं इसे में क्या। तो इस एग्जाम्पल में क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए आप ट्यूशन्स देते हैं और बच्चों को वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 सिनेरियो रखे हैं। मान लीजिए आपने एक रूम लिया एक अच्छा सा, और वहाँ पे एक सब्जेक्ट को वहाँ पे टीच करना शुरू करा। एक सिनेरियो है कि आपके पास 2 बच्चे हैं सिर्फ। ठीक, एक सिनेरियो है आपके पास 15 बच्चे हैं, एक सिनेरियो है आपके पास 40 बच्चे हैं एट ए टाइम, एक समय पर। ठीक, टोटल या जो भी कहें, बैचेस वैचेस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आपने एक महीने का हम डेटा लेते हैं, तो 2 बच्चे थे और एक महीने का जो रेंट था वो वहाँ पे रेंट था, मान लेते हैं 8,000 रुपये। आपने जो रूम लिया हुआ था वो 8,000 रुपये पर लिया हुआ था। तो भाई आप चाहे 2 बच्चे पढ़ाओ, चाहे आप 15 बच्चे पढ़ाओ, चाहे आप 40 बच्चे पढ़ाओ, डजेंट मैटर, आपको 8,000 रुपये खर्चा आना ही आना है। दैट मीन्स रेंट एक यहाँ पे फिक्स्ड नेचर का है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, आप 2 बच्चे पढ़ा रहे हो, 15 बच्चे पढ़ा रहे हो, 40 बच्चे पढ़ा रहे हो, या एक भी बच्चा नहीं पढ़ा रहे हो। अभी जैसे कि हाल ही में कोरोना के वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो है इंस्टीट्यूट सभी बंद हैं, स्कूल्स सभी बंद हैं। स्कूल्स की मैं बात नहीं करूंगा, अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं तो इंस्टीट्यूट जो रेंट पर चला रहे थे उन लोगों के सभी इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, तो वो रेंट तो अभी भी पे कर रहे होंगे। यानी रेंट एक क्या था, फिक्स कॉस्ट था। आप बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन रेंट तो जाएगा ही जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूँ पर यूनिट की, रेंट पर यूनिट की, रेंट पर यूनिट की, यानी एक यूनिट पर, या फिर मैं कहूँ एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा आ रहा है रेंट के नाम से, रेंट का जो खर्चा है वो एक स्टूडेंट पे कितना आ रहा है। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा जो खर्चा आ रहा है 4,000 एक स्टूडेंट पर। और यहाँ पर 8,000 डिवाइडेड बाय 15, तो एक बच्चे पर जो मुझे खर्चा पड़ रहा है रेंट का वो इतना पड़ रहा है पर यूनिट, है ना। और अगर मैं 8,000 डिवाइड बाय 40 करूँ तो यहाँ पे एक बच्चे पे जो खर्चा आ रहा है रेंट का वो 200 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ना फिक्स्ड कॉस्ट को 2 पार्ट्स में आपको दिखाने की कोशिश करी है। एक तो टोटल में तो ये सेम है, कितना भी प्रोडक्शन करो फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है। लेकिन पर यूनिट जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो ये चेंज होने लग जाती है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे चेंज हो रही है। आप 2 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो ये एक पर यूनिट 4,000 शो कर रही है, यहाँ पे 533 रुपये शो कर रही है, यहाँ पे 200 रुपये शो कर रही है। सिंपल सेम। आप बच्चों को वहाँ पे नोट्स देते हैं, ठीक है, तो नोट्स मान लीजिए जो नोट्स एक बुक टाइप की आप छोटी सी समरी नोट्स देते होंगे, तो वो आपको पड़ जाती है 50 रुपीज़ की। तो आप 50 रुपीज़ की वो एक है, तो यहाँ पे आपने कितने नोट्स दे दिए होंगे, 2 बच्चों को नोट्स दिए होंगे 50-50, यानी 100 रुपीज़ का नोट चला गया टोटल में। यहाँ पर 50 रुपीज़ का एक था, तो 50 मल्टीप्लाई 15, 15 बच्चों को आपने नोट्स दिए होंगे तो 750 रुपये के आपके नोट्स चले गए, यानी आपका जो खर्चा आ गया नोट्स पर वो 750 आया होगा। 40 बच्चों को जब आपने नोट्स दिए होंगे तो 40 इंटू 50 रुपीज़ का एक है, 40 बच्चे हैं, तो ये आएगा आपका 2,000 रुपये के नोट्स आपने यहाँ पे बांट दिए। लेकिन अगर मैं पर यूनिट बात करूँ तो पर यूनिट कितना आएगा, 50 रुपीज़ का एक था, यहाँ पे भी 50 रह जाएगा। आप चाहे करके देख लो, 750 डिवाइडेड बाय जब आप 15 करेंगे, और हमें पहले से भी पता है कि भाई नोट्स की जो एक कॉपी है वो 50 रुपीज़ की थी। तो इससे क्या पता लगा कि नोट्स का जो खर्चा है वो वाली जो कॉस्ट है वो एक वेरिएबल नेचर की है। वेरिएबल का मतलब जब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस आए, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट में क्या रहती है, सेम रहती है। सिंपल। और फिक्स कॉस्ट को आप ऐसे बोलेंगे कि प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा, इसके टोटल में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिला के यार मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट का मैं टोटल वाला दिखाना चाह रहा हूँ, टोटल वाला ये, और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप कोई आपसे पूछे यार वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो आप उसे बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो पर यूनिट में सेम रहे, प्रोडक्शन कितना भी ऊपर नीचे हो जाए। और अगर आपसे कोई पूछे यार फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो सेम रहती है, प्रोडक्शन
चाहे ऊपर हो रहा है चाहे नीचे हो रहा है, यानी प्रोडक्शन आप चाहे ज़्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट टोटल में हमेशा सेम रहती है। ठीक, इसको थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे कंक्लूड करा है। तो नेचर मैंने यहाँ पे बताए हैं आपके फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की। क्यों बता रहा हूँ, इसकी वजह ज़रूरी है, इसे समझना ज़रूरी है, अभी काम आएगा आगे। तो यहाँ पे आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पर यूनिट में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती चली जाती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। टोटल में बात करूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है हमेशा और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती चली जाती है। ठीक, एग्जाम्पल से मैंने आपको अभी समझा दिया था। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन वहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि विद द फॉलोइंग डेटा फॉर 60% एक्टिविटी, ये जो डेटा दिया है आपको 60% एक्टिविटी का दिया है, मतलब अगर वो 60% कैपेसिटी पर काम करती है तो वो उसके खर्चे दिए हुए हैं। और आपको प्रिपेयर करना है बजट 80% एंड 100% एक्टिविटी पर। तो आपको बताना है कि ये जो खर्चे आएंगे, तो 60% जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, इतने 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन आप कितना बना पा रहे हैं, 600 यूनिट्स बना पा रहे हैं। तो जब आपको एक रिलेशन मिल जाए भाई 60% की कैपेसिटी पर 600 यूनिट्स आप बना लेते हैं, तो आप कितनी भी कैपेसिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाई 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो कितने यूनिट्स बना पाएंगे, 80 यूनिट्स पे काम करेंगे तो कितने यूनिट्स बना पाएंगे। और वैसे भी उसने हमें जो बजट मांगा है वो 80% कैपेसिटी पर 100% की कैपेसिटी पर मांगा हुआ है, राइट। तो अगर हमें डेटा 60% का दिया हुआ है तो हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करके हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं सभी खर्चों को किस पे, 80% और 100% की एक्टिविटी पर। ठीक है, अब देखो इसमें खर्चे क्या दिए हैं। मटेरियल दिया है, लेबर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। लेकिन ध्यान से देखना, जो मटेरियल है यहाँ पे जो 100 रुपीज़ है ये पर यूनिट में दिया हुआ है। ठीक, और हमें ये भी पता है कि जो मटेरियल होता है वो एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। भाई आप अगर 100 यूनिट्स बना रहे हो, समझना मेरी बात, सपोज दैट यहाँ पे 600 यूनिट्स है, 600 यूनिट्स के लिए मटेरियल उतना ही लगेगा। लेकिन अगर आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो फिर मटेरियल उस हिसाब से लगेगा, समझ रहे हो। तो यानी इसका जो कॉस्ट है वो एक वेरिएबल नेचर की रहेगी, क्योंकि ये जो मटेरियल का कॉस्ट है ये डिपेंड करेगा आपने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं। सिंपल। अब जैसे रेंट है, रेंट का जो खर्चा होता है वो मैटर नहीं करता कि आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, रेंट तो सेम ही रहेगा हर जगह। ठीक, तो मटेरियल जो है वेरी पर यूनिट में तो सेम रहेगा, लेकिन अगर टोटल में बात करूं तो ये कहीं ना कहीं चेंज होता चला जाएगा। लेबर फिर अगेन ये भी एक वेरिएबल नेचर का है, पर यूनिट में ये सेम रहेगा और वैल्यू में ये चेंज होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आप 600 यूनिट्स बना रहे हो, कल को आप ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे तो आप ज़्यादा लेबर का यूज़ करोगे, तो ज़्यादा लेबर का यूज़ करोगे तो ज़्यादा खर्च आएगा। एक्सपेंसेस ये पर यूनिट में दिया हुआ है, तो ये हमें कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है जो ये पर यूनिट में है ये सब वेरिएबल नेचर के हैं। लेकिन यहाँ पे इसने बोला हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंस 40,000 और अंदर ब्रैकेट में लिख दिया 40% फिक्स्ड है, मतलब ये एक सेमी वेरिएबल खर्चा है। सेमी वेरिएबल क्या, इसके अंदर कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है। सेम अगेन नीचे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया हुआ है 30,000 रुपये का, 60% फिक्स्ड है और बाकी बचा हुआ 40% वेरिएबल है। तो कैसे इसे हम करेंगे उसके लिए एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट डिज़ाइन ऑलरेडी करके रखा हुआ है पहले से, इसको ऐसे एक मिनट फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट लिखा, तो इस फॉर्मेट के अंदर 60% कैपेसिटी पर अगर हम काम करते हैं तो क्या खर्चे होंगे, ऑलरेडी वैसे तो गिवन है लेकिन फिर भी हमें लगाना है यहाँ पे। 80% पे अगर कैपेसिटी पे काम करते हैं तो क्या हमारा सिनेरियो होगा, और 100% की कैपेसिटी पे काम करते हैं तो फिर हम किस पोजीशन पे होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के लिए आप फ्लेक्सिबल बजट का इस्तेमाल करते हैं जो आपको अलग अलग सिनेरियो पे अलग अलग आपका हिसाब बताता चलेगा। तो सारे खर्चे एक एक करके लगाते चलेंगे, और यहाँ पे करने को तो आप एक और कॉलम क्रिएट कर सकते थे जिसका नाम यहाँ पे दे सकते थे बेसिस, मतलब या फिर नेचर डाल सकते थे। बेसिस, किस बेसिस पे आप ही कैलकुलेट कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ऐसे। लेकिन मैंने वो नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला खर्चा, बुक भी ले लेते हैं साथ साथ। पहला खर्चा यहाँ पर प्रोडक्शन, ये तो आपको एक रिलेशन दिया हुआ था। मटेरियल है 100 रुपये पर यूनिट, ठीक। तो मटेरियल का खर्चा 100 रुपये पर यूनिट है, तो पहले मैं यहाँ पे मटेरियल लिख देता हूँ, मटेरियल। और आप इसे दिखा सकते हैं यहाँ पे 100 रुपये के हिसाब से कितने रुपए का बनेगा ये, 100 रुपये के हिसाब से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये लो, मैंने साथ में ये भी दिखा दिया, वेरिएबल कॉस्ट है। और इनको भी फिल करके बताओ। देखो मैंने यहाँ कैपेसिटी लिखी है, यहाँ पे आउटपुट 60% पे 600 यूनिट्स आप बना पाते हो, तो 80% पे कितना बना पाओगे, आप हिसाब लगा के देखो। 600 डिवाइडेड बाय 60
एंड मल्टीप्लाई 80 तो आपका 800 ही आएगा। और ये क्योंकि ये इक्वल एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशन था ना, ये बिल्कुल प्योर रिलेशन साफ दिख रहा था भाई। 60% पे 600 है तो 70% पे 700, 80% पे 800, तो ये बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा 1000 यूनिट्स। तो अब बताओ, जब मटेरियल आपका 100 रुपये पर यूनिट है तो 600 यूनिट अगर आप बना रहे हो तो आपका जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 600 और डबल ज़ीरो और लगेगा, 600 यूनिट्स एंड डबल ज़ीरो, 60,000 रुपये का खर्चा। इधर कितना लगेगा, 80,000 का खर्चा। हालांकि उसने मांगा हमसे ये दो ही है, कोई बात नहीं, इसे भी बना लेते हैं। और यहाँ लगेगा आपका 1 लाख का खर्चा। ठीक, मटेरियल के बाद अगला कौन सा खर्चा था वो भी देख लेते हैं। तो अगला है आपके पास मटेरियल के बाद लेबर, 40 रुपये पर यूनिट है। तो फटाफट से लेबर ले लिया, 40 रुपीज़ पर यूनिट, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, सोच के देखो। तो कितना बनेगा ये, 4 6 24,000 एंड 4 8 32,000 एंड 4 0 0 0 0 0 0 40,000। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंसेस दिया है, पर यूनिट में दिया है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल कॉस्ट। तो कोई भी खर्चे हो सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन उसने पर यूनिट में दिया हुआ है। कितना रेट था उसका, 10 रुपीज़ पर यूनिट था। ठीक, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से 600 यूनिट्स बनाओगे और 10 रुपये का खर्चा आप पे करोगे हर यूनिट के लिए, तो 6,000, 8,000 एंड 10,000। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट है भाई, फैक्ट्री का जो खर्चा है 40,000 टोटल, और उसमें 40% जो है फिक्स्ड है, मतलब बाकी 60% वेरिएबल है। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस। देखो मैं इसको ऐसे करके कर देता हूँ, फैक्ट्री एक्सपेंस के अंदर वेरिएबल वाला पोर्शन अलग और जो नॉन वेरिएबल वाला है वो अलग। तो लाइन खींच दी, ना भी खींचते तो आप ऐसे काम कर सकते थे, फिक्स्ड वाला अलग और दोबारा से लिख सकते हो आप फैक्ट्री एक्सपेंस। लाइन इग्नोर कर दो, ये डॉट डॉट भी इग्नोर ही कर दो, इसको एक काम करते हैं इग्नोर कर देते हैं, इसको वेरिएबल 2 बार में लिख देते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 पोर्शन है, सिंपल। पहले मैं सोच रहा था कि हेडिंग लगाऊं इसको और फिर वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट ऐसे करने की सोच रहा था। तो यार प्रेजेंटेशन अपने हाथ में भाई, अपने आप भी कुछ करा करो, तो यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल देखते हैं। तो टोटल जो खर्चा था 40,000 का जो खर्चा था वो 600 यूनिट्स बनाने पर आया है, जिसके अंदर 40% जो है फिक्स्ड है। तो कितना, 16,000, 40,000 का 40% 16,000, 16,000, 16। इधर कितना आएगा, 16 ही आएगा। वाई, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है आपके हर प्रोडक्शन पर, कितना भी आप प्रोडक्शन करो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, लेकिन ये चेंज हो जाएगी। अब ये जो बचती है, देखो 40,000 का खर्चा था जब 600 यूनिट्स बना रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, 40,000 का खर्चा तब था जब आप 600 यूनिट्स बना रहे हो। यहाँ मैं लिखता हूँ इसे, 40,000 का खर्चा था जब आप 600 यूनिट्स बनाते हो। इसके अंदर 16,000 फिक्स्ड है, तो बाकी बचा, कितना बचा बाकी, 24,000 जो है वेरिएबल है। ठीक, लेकिन हमें वेरिएबल को पर यूनिट में पता करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल जब हमें पर यूनिट पता होता है तभी हम और टोटल जो वैल्यू है उसको फाइंड कर पाते हैं अलग अलग प्रोडक्शन पर। समझना मेरी बात। तो मुझे यहाँ पे इसका पर यूनिट रेट पता होना चाहिए। तो भाई बताओ, जब आप 600 यूनिट्स पर कितना वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, 24,000। 600 यूनिट्स पर टोटल तो 40 है, लेकिन इस टोटल में वेरिएबल कितना है, 24,000 है और फिक्स्ड 16,000 है। इसको मैं अगर पर यूनिट की बात करूं तो पर यूनिट में कितना आएगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 600 कितना बन रहा है, 24,000 डिवाइडेड बाय 600 करूंगा तो ये 40 रुपये बनेगा। ठीक, यानी 40 रुपये पर यूनिट। तो फिर मुझे अब करना क्या है, अब ये मुझे पता लग गया कि ये 40 रुपये पर यूनिट इसके अंदर ही छुपा हुआ था। तो यहाँ पे 40 रुपये के हिसाब से 600 यूनिट्स पर 24,000, ये तो अभी दिख ही गया है यहाँ पे। इसके अलावा आप सब सारे प्रोडक्शन, जितने भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं सभी प्रोडक्शन के लिए इस खर्चे को आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि पहले आपको पर यूनिट इसका फाइंड करना ही करना था। तो अब इसका बता दो, 4 8 32,000 एंड ये हो जाएगा आपका 40,000 सिंगल। अब आ जाते हैं एक और, अभी समझ में आ जाएगा, ये ऊपर नहीं आया तो नीचे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 30,000 टोटल है, जिसमें फिक्स्ड 60% है, तो एडमिन खर्चे आ जाएंगे यहाँ पे। तो मैं इनको भी 2 बार लिख लेता हूँ, एडमिन के एक्सपेंस फिक्स्ड वाले और एडमिन के खर्चे वेरिएबल वाले।
ठीक। आप ये भी दिखा सकते हैं कि ये 40 रुपीज़ कैसे आया, आप यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग नोट करके दिखा सकते हैं, अच्छा रहेगा अगर इतनी स्पेस यहाँ पे बचती है तो। मैंने यहीं से शुरू कर दिया लिखना, मैं चाहता तो यहाँ से लिखना शुरू कर सकता तो मेरे पास स्पेस बच जाता। तो फिलहाल अभी जो एडमिन का खर्चा है वो है आपका 30,000। 30,000 में 60% आ जाएगा, 18,000 तो ये हो जाएगा। और ये जो टोटल वैल्यू है ये हर जगह सेम रहेगी, आप कितना भी प्रोडक्शन करो, ठीक, कितना भी प्रोडक्शन करो ये सेम रहेगा। लेकिन जो बचा हुआ था 30,000 में से 18,000 इधर, और जो 13,000 में से बचा हुआ है 12,000, वो 12,600 यूनिट्स का है। तो पर यूनिट कितना आएगा वो, अगर मैं पर यूनिट पता करूं तो कैसे पता करोगे भाई, बचा हुआ 12,000 है, 600 यूनिट्स का आप पता करो तो पर यूनिट बैठेगा आपका, ये कटेगा 2 ज़ीरो और 6 to 20 रुपीज़ बनेगा, ये करीबन करीबन 20 रुपीज़ बनेगा। तो 20 इंटू 600 तो अपने आप 12,000 है ही, 20 इंटू 800 इटू 16,000, 20 इंटू 1,000 ये बनेगा आपका 20,000। क्लियर है। तो आपने अब क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो टोटल ही करना है सीधा सीधा। तो टोटल बता दो मुझे कितना आ रहा है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, टोटल कॉस्ट, और आपने बना दिया कि 60% पे इतना खर्चा आएगा, 80% पे इतना खर्चा आएगा, और 100% पे अगर हम काम करेंगे तो इतना खर्चा आएगा, ठीक। और जब हमें पहले से ही पता लग जाएगा कि भाई अगर हम इतनी कैपेसिटी पे काम करेंगे ये खर्चा आएगा, तो उस हिसाब से हम अपने बजट को, अपने कैश को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसका एक और प्रेजेंटेशन किया जा सकता था कि आप पहले वेरिएबल एक तरफ कर लें और फिक्स एक तरफ कर लें। मतलब कहने का मतलब, जैसे आपने ये 3 बनाए थे अभी, मर्जी है यार, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, कहीं पे लिखा नहीं है कि ऐसा ही करना है। तो आप पहले वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग डालते बढ़िया से, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल वाले खर्चे हैं जैसे 1 2 3 4 5, इन पांचों को आप सारे यहाँ लिख लेते, एंड देन फिर अगला हेडिंग डलता आपका फिक्स कॉस्ट का, फुल फॉर्म पूरी लिख लेते, एंड देन फिक्स कॉस्ट के खर्चे कितने हैं, 1 2 2 ही हैं, तो फिर यहाँ दोनों लिख के एक बार वेरिएबल कॉस्ट का भी टोटल कर सकते थे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक बार फिक्स कॉस्ट का भी टोटल कर सकते थे, टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड देन दोनों का टोटल नीचे कर सकते थे, टोटल कॉस्ट। तो बात तब भी वही आता है, टोटल कॉस्ट जो मैंने यहाँ निकाला हुआ है। आई होप समझ पा रहे हो आप मेरी बात, जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक। तो 2 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, और यहाँ पर एक और अगेन फिर द मंथली बजट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के कुछ खर्चे हैं और फॉर 2 लेवल्स एक्टिविटी, यानी 2 कैपेसिटी पर आपको खर्चे दिए हुए हैं, 60% के दिए हुए हैं और 100% पर दिए हुए हैं, ठीक। अगर मैं बताऊं, अच्छा एक चीज़ और कि 60% पर अगर ये काम करते हैं तो 600 यूनिट्स रेडी कर लेते हैं, और 100% पे काम कर लेते हैं तो ये 1000 यूनिट्स रेडी कर लेते हैं। और सिंपल सा आप पता भी लग रहा है, अगर एक रिलेशन मिल गया तो आप 100% का निकाल भी सकते थे, उसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। मतलब इसने 60% के खर्चे दिए हुए हैं, और खर्चे कौन से हैं, फैक्ट्री ओवरहेड है, उससे मतलब नहीं है तो खर्चे, एंड उसने 100% के भी खर्चे दिए हुए हैं, और उसने मांगा क्या है कि 80% कैपेसिटी पे अगर हम काम करें तो क्या हमारा टोटल खर्चा बैठेगा, ठीक। उस हिसाब से कंपनी फिर कैश मैनेजमेंट करेगी, समझ रहे ना। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर 80% कैपेसिटी, राइट। अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो वो क्वेश्चन, तो उसमें साफ साफ क्लियर हो रहा था कि कौन सा खर्चा वेरिएबल है और कौन सा खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल था तो उसके आगे पर यूनिट में वो मेंशन कर दे रहा था, और जो फिक्स था तो उसके आगे वो टोटल वैल्यू लिख दे रहा था। और अगर किसी के अंदर कुछ पार्ट वेरिएबल भी है और कुछ फिक्स्ड भी है तो उसमें वो मेंशन कर रहा था ब्रैकेट के अंदर कि भाई इतना % पार्ट जो है फिक्स्ड है, तो बैलेंस विल बी द वेरिएबल। सेम ऐसे हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी साफ मेंशन था, जो 2% ऑफ सेल, 8% ऑफ सेल, और कहीं कहीं पे वैल्यू दी हुई थी। तो जहाँ जहाँ वैल्यू दी हुई थी दैट मीन्स वो फिक्स कॉस्ट थी, और जहाँ पे वो रिलेशन फॉर्म में दिया हुआ था दैट मीन्स वो वेरिएबल था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता लग पा रहा कि वेरिएबल क्या है और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है। मतलब अभी आपको पहले पता करना है कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। सेमी वेरिएबल मतलब जिसमें थोड़ा सा पार्ट फिक्स्ड होगा, थोड़ा सा पार्ट वेरिएबल होगा। अब हम पहचानने की कोशिश करते हैं कैसे। देखो यहाँ पे 12,000 है, इधर 20 है, यानी जैसे ही आपने 600 यूनिट्स से अपना प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाया तो आपका ये जो कॉस्ट है ये 12,000 से बढ़ के 20 हो गया। तो इससे पता लग रहा है ये फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं, ये फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं। लेकिन आप यूँ भी नहीं बोल सकते कि ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो इसी प्रोपोर्शनेट में जंप करेगी।
मतलब 600 से 1000 जब आपने प्रोडक्शन बढ़ाया तो उतने ही रेशियो में, उतने ही प्रोपोर्शनेट में ये जो है इंक्रीज़ करेगा। अब उस रेशियो को अभी थोड़ी देर में हम चेक करेंगे कि क्या ये सच में उतनी ही जंप ले रहा है जितना आपकी प्रोडक्शन ने जंप लिया। मैंने जो लाइन बोली है उसको पीछे दोबारा करके सुन लेना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जितनी फ्रीक्वेंसी में या बोले या फिर जितने रेशियो में ये जंप ले रहा है आपका प्रोडक्शन, क्या उतने ही रेशियो में आपका ये खर्चा जंप ले रहा है 12,000 से 20,000? ये कैसे पता करेंगे अभी मैं बताऊंगा। अगर ये उसी प्रोपोर्शनेट में जंप ले रहा है, उसी रेशियो में जंप ले रहा है, दैट मीन्स फिर तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। नहीं तो एक कॉस्ट और बची हुई है, कौन सी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा पार्ट फिक्स्ड हो सकता है, थोड़ा पार्ट वेरिएबल हो सकता है। तो चलो इसका भी हम आइडिया नहीं लगा सकते। देखो 600 से 1000 यूनिट्स हमने प्रोडक्शन बढ़ाई, अगला खर्चा कंज्यूमेबल स्टोर 9000 से 15 हो गया, मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि एक दूसरी कॉस्ट भी छुपी हुई बैठी हुई है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका भी अभी हम चेक करेंगे कि ये उतनी जंप ले रही है उसी हिसाब से जिस हिसाब से प्रोडक्शन जंप ले रहा है, ठीक। ओके, अभी देख लेंगे। 11,000 से 15,000, 16,000 से 20,000 चेक करना पड़ेगा, 40,000 40,000, मतलब ये तो पता लग गया कि डेप्रिसिएशन एक फिक्स कॉस्ट है। समझ रहे हैं भाई? 600 यूनिट्स बना रहे हो 40,000 कॉस्ट है, 1000 यूनिट्स बना रहे हो फिर दोबारा 40 है, तो मतलब 80% की कैपेसिटी पे जब आप काम करोगे, मतलब आप कितने यूनिट्स बना रहे होंगे? आप उस टाइम पे 80% पे 800 यूनिट्स बना रहे होंगे, तो भी ये खर्चा 40,000 ही रहेगा। सेम अगला इंश्योरेंस, 600 यूनिट्स बनाने पर या फिर कहीं 60% कैपेसिटी पर 10,000 का खर्चा आ रहा है। 1000 यूनिट्स बनाने पर या कहीं 100% की कैपेसिटी पर भी 10,000 खर्चा आ रहा है। दैट मीन्स अगेन दिस इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल। ऊपर की जो बची हुई कॉस्ट हैं ये जंप ले रही हैं, लेकिन इनकी जंप उसी रेशियो में है या नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर उसी रेशियो में है दैट मीन्स ये सारी फिर वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगी। अगर किसी कॉस्ट का जंप उसी रेशियो में नहीं है तो मतलब ये फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो सेमी वेरिएबल अगर हो जाएगी तो फिर हमें इनके दोनों पार्ट्स ढूंढने पड़ेंगे, वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग। तो सबसे पहले एक एक करके चेक करते हैं, और चेक करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मेट भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया फटाफट से। कैपेसिटी मैंने दिखाई है 80%, हमसे मांगा था उसने 80% का बजट बनाने के लिए। और ये कौन सा बजट रहेगा? फ्लेक्सिबल बजट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता लग गया होगा, फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आउटपुट, जब हमें रिलेशन ऑलरेडी पता लग चुका है, 60% पे 600 यूनिट्स बन रही हैं, तो 100% पे कितनी बनेगी? 1000, और उसने दिया भी है। अगर आप चेक भी करो तो 1000 ही बनेगी, और उसने दिया भी है। 80% पे कितनी बनेगी? 800, ठीक। तो आप इस रिलेशन से 80% का पता कर लो या इससे पता कर लो, एक ही बात है, दोनों से सेम ही बैठेगा। तो पहला खर्चा हमने यहाँ पे वेजेस ले लिया है, तो वेजेस के लिए यहाँ पे कितना खर्चा आएगा वो हमें थोड़ा सा वर्किंग नोट देखना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी नीचे वर्किंग नोट में पहले सिखा देता हूँ कि ये चेक कैसे करना है। अच्छा देखो, थोड़ी देर के लिए इस वाले डेटा को छुपा लेते हैं, ये जो दिया हुआ है, ठीक। हमें 60% कैपेसिटी पे 600 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, और 100% पे कितने करेंगे? 1000, ये भी पता है, चलो ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई वेजेस के बारे में, 12,000 रुपये का खर्चा आ रहा है जब आप 600 यूनिट्स बना लेते हो, तो कितना खर्चा आएगा जब आप 1000 यूनिट्स बना लोगे? फिर से बोलूं, 12,000 का खर्चा आता है जब आप 600 यूनिट्स बना लेते हो। 600 यूनिट्स बनाने के लिए 12,000 का खर्चा आता है, तो 100 यूनिट्स बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? या इसे ऐसा देख लो कि 12,000 रुपये में आप 600 टॉफ़ियाँ खरीदते हो। मेरी बात सुनना, 12,000 रुपये खर्च करके 600 टॉफ़ियाँ खरीदते हो, तो 1,000 टॉफ़ी कितने की आएंगी? क्या करोगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 600, सुनना, 12,000 डिवाइड बाय 600, एक टॉफ़ी की कॉस्ट आ जाएगी, एक टॉफ़ी की वैल्यू आ जाएगी, एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपको 1000 वैल्यू की टॉफ़ी, 1000 टॉफ़ी का प्राइस पता लग जाएगा। तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे भाई। 12,000 डिवाइडेड बाय 600, मैं करके दिखाता हूँ। 12,000 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई 1000, कितना आया? 20। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? यहाँ पे भी 20 ही दे रखा है। दैट मीन्स जिस प्रोपोर्शनेट में, जिस रेशियो में इस प्रोडक्शन ने जंप करा, सेम उसी प्रोपोर्शनेट में, उसी रेशियो में हमारे इस वेजेस वाले खर्चे ने भी जंप करा। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। समझ आ रहा है? कमेंट करके बताओ, नहीं आ रहा तो। समझ रहे ना? बस ऐसे ही आपको सारे खर्चे चेक करने हैं। जो इस जंप को फॉलो नहीं करेगा, ऊपर ये वाली जंप को, प्रोडक्शन वाली जंप को, जो ऐसे नहीं फॉलो करेगा, तो मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक। तो मैंने वेजेस के लिए पता करा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैंने पता कर लिया कि एक वेरिएबल कॉस्ट है,
तो मैं यहाँ कैसे पता करूँगा 800 यूनिट्स की वैल्यू? किसी भी एक को ले लो, 12,000 डिवाइडेड बाय 600 करके इंटू 800 कर लो, या फिर 20,000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 800 कर लो, कुछ भी कर लो। मैं एक चीज़ यहाँ पे 20,000 ले लेता हूँ डिवाइडेड बाय, चलो यहीं कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगी। आपको 800 यूनिट का पता करना है, ठीक। आप उसमें भी कर सकते थे कैपेसिटी के फॉर्म में। देखो कैपेसिटी में कैसे, कंफ्यूज ना होना। ये जो और 20 है ना, ये 20,000 का जो खर्चा है ये 100% की कैपेसिटी पर है, तो 80% की कैपेसिटी पर क्या होगा? एक ही बात है यार, बस यहाँ पे कैपेसिटी को मैं यूनिट्स फॉर्म में बात कर रहा हूँ, सिंपल। तो कितना आ जाएगा ये? 20,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 800। समझो समझो, 16,000 आ जाएगा। यानी वेजेस, अगर आप 800 यूनिट्स बना रहे हो तो वेजेस कितनी लगेंगी? 16। अगर आप 600 यूनिट्स बना रहे हो तो लग रही है 12,000। और अगर आप 1000 यूनिट्स बनाते हो तो 20,000 का खर्चा आएगा। और अगर आप 800 यूनिट्स बनाते हो तो 16,000 का खर्चा आएगा। इसको दूसरे वे में कैसे बोलोगे? अगर आप 60% कैपेसिटी पे काम करते हो तो 12,000 का खर्चा आ रहा है। अगर आप 100% की कैपेसिटी पे काम करते हो तो 20,000 का खर्चा आ रहा है। अगर आप 80% की कैपेसिटी पे काम करते हो तो आपका खर्चा 16,000 आ रहा है। कौन सा खर्चा? वेजेस वाला। सेम अगला कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल मैं शॉर्ट लिख देता हूँ यार, स्टोर, ठीक है। तो पहले तो इसकी जंप चेक करो। 9,000 डिवाइडेड बाय कुछ भी कर लो इनमें से, 600। 9,000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1000, देखते हैं कितना आ रहा है। 9,000 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई इक्वल टू करूँ तो 15 आएगा, एंड मल्टीप्लाई 1000 करूँगा तो 15,000 आएगा। चेक करें एक बार, 9,000 से 15, बिल्कुल ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट है। तो मुझे फटाफट से यहाँ पे आप लोग ये सब करो यार, मेरे भरोसे मत बैठो। यहाँ पे लिख दो वेरिएबल कॉस्ट, जगह कम थी मेरे लिए, वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इनमें से एक ही चीज़ करूँगा मैं, किसी भी एक को पकड़ लो। इस बार मैंने 9,000 को दिखा देता हूँ आपको करके। 9,000 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 800 कितना आएगा? तो 9,000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 800, ये आएगा 12,000 रुपये। तो ये वाला खर्चा हो जाएगा 12,000, सिंपल। मेंटेनेंस का चेक करो ज़रा। 11,000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1000, तो मेरा तो निकल कर आ रहा है, इंटू 1000 कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 18,333, और 11 यहाँ पे आ रहा है 15,000। मतलब ये प्योर वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट फिक्स्ड भी है। समझना मेरी बात को, इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट फिक्स्ड भी है। तो मैं इसको मेंटेनेंस वाले को अभी छोड़ देता हूँ, मैं आपको ये वाला पार्ट जो है बाद में करवाऊंगा, अभी थोड़ी देर में। मेंटेनेंस, ठीक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 लाइन छोड़ देते हैं इसके लिए। अगला खर्चा कौन सा है? पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल को चेक कर लेते हैं। अच्छा, आप चेक किधर से भी कर सकते हो यार, 16,000 डिवाइड बाय 600 इंटू 1000 भी कर सकते हो, या फिर 20,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 600 भी कर सकते हो। तो रिलेशन ही तो चेक करना है आपको। तो पता करो इसका, 16,000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1000 करते हैं तो मेरा आ रहा है करीबन 26,667 कुछ। तो यहाँ पे 16,000 से ये 20,000, दैट मीन्स ये भी एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये तो एक वेरिएबल थी, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इसको भी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 2 लाइनें कर छोड़कर। इसके लिए अभी वर्किंग करेंगे हम। आ जाते हैं डेप्रीशिएशन पे। डेप्रीशिएशन एक फिक्स्ड कॉस्ट है, तो डेप्रीशिएशन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे डेप्रीशिएशन कितना है? 40,000। तो भैया आप 800 बनाओ, 10,000 बनाओ, कितना भी बनाओ, डेप्रीशिएशन की जो कॉस्ट है वो एक फिक्स्ड नेचर की शो हो रही है, तो वो 40,000 ही रहेगी, ठीक है। यानी ये आपके प्रोडक्शन पर से इफेक्ट नहीं होने वाला ये खर्चा। आप प्रोडक्शन कितनी भी करो, ये खर्चा उतना का उतना ही रहने वाला है। आपके पास कुछ फिक्स एसेट्स पड़े होंगे, उस पर एक फ्लैट रेट लग रहा होगा, तो प्रोडक्शन कितनी भी करो तो सेम ही रहने वाला है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक। आगे इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी आपका 10,000। यहाँ पे हम इंश्योरेंस भी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट है ये इंश्योरेंस। यार राइटिंग थोड़ी ना गंदी सी हो रही है, मुझे कैमरे में देख के लिखना होता है, बड़ी गड़बड़ हो जाती है राइटिंग, सॉरी फॉर दैट। 10,000 एंड अगेन 10,000, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे टोटल कॉस्ट। लेकिन टोटल कॉस्ट तभी निकल पाएगी जब ये दोनों, इनका भी हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे 800 के हिसाब से, ठीक है। आ जाओ फिर यहाँ पे समझ लेते हैं इसको क्या करना है इसमें।
तो पहले ले लेते हैं यहाँ पर मेंटेनेंस वाला, ठीक। थोड़ा ध्यान से समझना यार, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाना बस। मेंटेनेंस का 11,000 का खर्चा है 600 यूनिट्स बनाने पर, और 15,000 का खर्चा है 1000 यूनिट्स बनाने पर। बहुत ज़रा सीरियसली देखना इस चीज़ को, समझना। तो मेंटेनेंस को पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक मेंटेनेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 600 यूनिट्स आप जब बनाते हो तो आपका खर्चा आता है 11,000 रुपये का, और 1000 यूनिट्स जब आप बनाते हो तो आपका खर्चा आता है 15,000 रुपये का, ठीक। मुझे ये बताना कि आपने कितनी यूनिट्स इंक्रीज़ करी प्रोडक्शन में। 400 यूनिट्स आपने इंक्रीज़ करी, 400 यूनिट्स आपने इंक्रीज़ करी, जिसके हिसाब से, जिसके बदले आपका खर्चा कितना बढ़ गया? आपका खर्चा बढ़ गया 4,000। और आपको पता है कि बढ़ता क्या चीज़ है? बढ़ती वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वैसी की वैसी रहती है प्रोडक्शन बढ़ने पर। तो यानी इसके अंदर वेरिएबिलिटी तो है, ये तो तय है, लेकिन फुल वेरिएबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्ट वो भी है, फिक्स का भी है। तो मुझे ये पता करना है कि यार इस 11,000 के अंदर कितना वेरिएबल रहा होगा और कितना फिक्स्ड रहा होगा, ठीक। यहाँ पर 15,000 के अंदर कितना वेरिएबल रहा होगा और कितना फिक्स्ड रहा होगा, ताकि फिर मैं 800 का भी पता कर पाऊँ। समझने मेरी बात। ये 600 यूनिट्स का खर्चा है 11,000, ये इसका खर्चा है, और मुझे 800 का पता करना है। डन। तो 400 यूनिट्स बढ़ाई, जैसे ही 400 यूनिट्स बढ़ाई तो मेरा खर्चा 4,000 का बढ़ गया। तो मतलब एक यूनिट बढ़ाने पर, एक यूनिट इंक्रीज़ करने पर कितना खर्चा इंक्रीज़ हुआ? 10 रुपये इंक्रीज़ हुआ। बात समझ रहे हैं? तो यानी ये जो रिलेशन निकल कर आया है, ये वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है, ये वेरिएबल चीज़ को शो कर रहा है कि एक यूनिट जो है 10 रुपये की, कहीं ना कहीं वहाँ पे 10 रुपये की कॉस्ट एक यूनिट को बनाने पर आ रही है, ठीक। तो अब हमें पता लग जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है इस 11,000 के अंदर। देखो ये 11,000 जो है 600 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 10 रुपये का वेरिएबिलिटी, मतलब एक यूनिट 10 रुपये की है, तो 600 यूनिट्स कितनी की हो जाएंगी? 6,000 की। इस 11,000 के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 6,000। कैसे आया 6,000? 600 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ कैसे आया इस रिलेशन को पता करके। तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा भाई? 11,000 में से 6,000 जब वेरिएबल है तो 5,000 होगा फिक्स्ड। और जब आपको पता लग गया कि फिक्स्ड 5,000 है, तो 1,000 के अंदर भी 5,000 जो है यहाँ पे फिक्स्ड होगा। और इस 800 के अंदर भी जब हम टोटल का, ये जो टोटल आएगा अभी, इसके अंदर जब हम यहाँ पे वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट पता करेंगे, सॉरी मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट पता करेंगे, तो फिक्स तो आपको 5,000 मिल ही चुकी है। यहाँ से आपने ये जो पता किया, एक मिनट, यहाँ से आपने जो ये पता किया बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में कि 5,000 मेरी फिक्स्ड है, तो वो 5,000 इधर भी फिक्स्ड होगी और वो 5,000 इधर भी फिक्स्ड होगी, ठीक। हमें तो ये 800 का टोटल चाहिए ना। ये टोटल कैसे आएगा? जब हमें फिक्स्ड अलग और वेरिएबल अलग पता लग जाएगा। अब देखो, वेरिएबल आपको वैसे भी पता लग ही चुका है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना आएगा? अब दो तरीके हैं, 15,000 में से 5 इधर है तो 10,000 वेरिएबल कॉस्ट होगा, या दूसरा तरीका क्या, 1,000 यूनिट्स हैं और वेरिएबल कॉस्ट कितने की है? एक यूनिट 10 रुपये की है, तो 10,000 तब भी 10,000 बैठेगा। तो अब कैसे भी कर लो, एक बार रिलेशन पता लग जाए किसी भी तरीके से निकालो। अब यहाँ का वेरिएबल कैसे पता लगेगा? 10 रुपये के हिसाब से 8,000 आ जाएगा। या दूसरा तरीका देखो, दूसरे कैसे पता लगा सकते हो? अब आपको वेरिएबल टोटल पता लग रहा है, क्योंकि 600 यूनिट्स बनाने पर वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 6,000, है ना। 1000 यूनिट्स बनाने पे आ रही है 10,000। तो ये जो जंप ले रहा है ये इसी रेशियो में जंप ले रहा है। तो आप 800 यूनिट्स का भी वेरिएबल कॉस्ट आराम से पता लगा सकते हो। 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 800, तो आप आराम से वेरिएबल कॉस्ट पता कर सकते हो। मैं सारे तरीके एक साथ ही बता दे रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ शायद, लेकिन आप किसी एक तरीके को पकड़ो, ठीक। तरीके बहुत सारे हैं चीज़ों को पता करने के। तो मैंने यहाँ से वेरिएबल एंड ये फाइंड कर लिया। तो वेरिएबिलिटी का तो यहाँ से मुझे नेचर पता ही लग गया था कि भाई 10 रुपये की एक यूनिट है, तो आप 1000 यूनिट बना रहे हो तो 10,000, 800 यूनिट बना रहे हो तो 800 आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी? 8 5 13,000, तो 13,000 आ जाएगी। यहाँ पे 11,000 थी, 15,000 है, 13,000 है, तो 13,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट दिखाकर। वर्किंग नोट, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 13,000 रुपये की, ठीक। एक और है पेट्रोल एंड फ्यूल, इसमें भी वो वर्क नहीं कर रहा था जो हम जंप चेक कर रहे थे। इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। इधर है 16,000, 20,000 और ये 600,000, सेम बना लेते हैं। ऊपर कितना था? 16,000 और 20,000। तो 16,000 का खर्चा है, 20,000 का खर्चा है, 600 यूनिट्स बनाने पर है, 1000 यूनिट्स बनाने पर है, और मुझे पता करना है 800 यूनिट्स बनाने पर। तो इसके अंदर की वेरिएबिलिटी और वो पता करने के लिए आप रिलेशन देखो, आपने 400 यूनिट्स बढ़ाया
तो आपका खर्चा 4,000 बढ़ गया। तो मतलब 1 यूनिट बढ़ाने पर 10 रुपये का खर्चा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, तो यही तो वेरिएबिलिटी है। जो वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, जितनी जितनी ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे उतना उतना आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसके अंदर वेरिएबल नेचर का जो है वो 10 रुपये का पार्ट वेरिएबल नेचर है। तो यहाँ 16,000 के अंदर 10 रुपये के हिसाब से 6,000 तो आपका वेरिएबल हो गया और फिक्स्ड हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पर फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कितना है अगर हम पता करें तो फिक्स तो 10,000 ही रहने वाला है और वेरिएबल आप बैलेंसिंग से निकाल सकते हो 10,000, या फिर 10 रुपीज़ इंटू 1,000 करके भी 10,000 आने वाला है। सेम जैसे मैंने इसके टोटल को तोड़ा है 2 पार्ट्स में, इस 20,000 को 2 पार्ट्स में तोड़ा है। इसका टोटल तोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे टोटल नहीं पता, लेकिन मैं जो टूटे हुए पार्ट्स हैं उनको जोड़ के इसका टोटल पता कर सकता हूँ। तो इसके टूटे हुए पार्ट्स होंगे एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 10 10 10, ये 10 ही आ रहा तो यहाँ पे भी 10 ही लिख देता हूँ। वेरिएबल आप पता कर सकते हो, रेट आपको पर यूनिट दिया हुआ है तो 800 के हिसाब से 8,000, अदरवाइज़ आप वैसे भी पता कर सकते हो। 6,000 का खर्चा 600 यूनिट्स पे, तो 1,000 पे कितना है करके देखो, 6,000 डिवाइड बाई 600 आएगा। तो अल्टीमेटली वो 10 रुपीज़ एंड देन इंटू आप 1,000 करोगे तो वो 10,000। फिर ऐसे ही इसको इसमें कन्वर्ट करके आप यहाँ पर रख सकते हो, 8,000 आएगा, 18,000 टोटल है। ठीक, नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करना। 18,000 में सीधा यहाँ पे वर्किंग नोट डालकर लिख देता हूँ। ये भी एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट 18,000 रुपये। और इसको टोटल मारते हैं ज़रा एक बार, कितना खर्चा आएगा हमारा अगर हम इस कैपेसिटी पे काम करेंगे। 16,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, तो टोटल आ रहा है 1,09,000। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं यार, हाथ हाथ लगे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी विल बी 1,09,000। यस, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से काम करना है। ये वाला जो पोर्शन था इसको थोड़ा ध्यान से देखना ये क्या है, मैंने दोनों को आपके सामने यहाँ पे लगा दिया। ये मेंटेनेंस का खर्चा था, ये पावर एंड फ्यूल का खर्चा था। सिंपल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो जब भी आपको 2 अलग अलग कैपेसिटी का डेटा दिया हो तो आपको खुश नहीं होना कि वाओ यार इसने तो सब कुछ दे दिया। तो आप ऐसा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं 40,000 तो आराम से पता लग रहा है यार ये फिक्स कॉस्ट है, लेकिन इसमें आप खुश मत हो जाना कि ये वेरिएबल है। पहले आप चेक कर लेना उस जंप को, वो जंप वैसे हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको और समझ लेना, फिर आगे चलते हैं।